नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। इंडिगो एयरलाइंस ने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। इनकी कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। तो उन्होंने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना की मार ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री को लगी थी, बहुत सारे सेगमेंट में लगी थी। लेकिन जो वर्स्ट अफेक्टेड था, जिसको सबसे बुरा इम्पैक्ट हुआ है, वो उन सेक्टर्स में से एक था ये एयरलाइंस सेक्टर। क्योंकि सारी फ्लाइट, सारी उड़ान बंद थी, तो उसके चलते उनको काफ़ी फटका लगा था। जून के अंदर कुछ रही सही, जो थोड़ा बहुत उनका बिजनेस, जो उड़ना फ्लाइट्स वगैरह चालू हुआ था, तो इसके चलते उनकी थोड़ी बहुत इनकम हो पाई, नहीं तो शायद इतनी भी नहीं हो पाती। खैर, हम यहाँ पे उनके फिगर, जो उन्होंने कंसोलिडेटेड फिगर दिए हैं, उसकी बात करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने जो फिगर है, 4 कॉलम में है। ये 3 क्वार्टर है। ये अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ वो है। ये पिछला क्वार्टर है जो मार्च में खत्म हुआ। ये जून 2019 का, पिछले साल का क्वार्टर जो है उसकी फिगर है। और ये पिछले साल भर की फिगर है, जो 19-20 का फिगर थे। तो हम इसको कंपेयर करने के लिए यूज, तो बात करेंगे इनकम से पहले। अब इनकम के नाम पे ये सारे फिगर जो है मिलियन में है। तो 1143 करोड़ की ही इनको इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 8634 करोड़ थी। तो ये 1/8 हो गई है, आठवां हिस्से की इनकम ही रह गई है इनकी। क्योंकि जब फ्लाइट को चलाने ही नहीं दिया जाएगा तो इनकम कहाँ से होगी। तो यही कारण था कि उनकी इनकम काफ़ी हद तक कम हो गई। पिछले साल सेम क्वार्टर में 9786 करोड़ के आसपास की इनकम हुई थी। तो इनकम फ्रंट पे उनको बहुत ही बड़ा फटका लगा है। जहाँ तक टोटल एक्सपेंस की बात है, कुछ हद तक उन्होंने एक्सपेंस घटाया है, लेकिन जो कुछ बेयर मिनिमम एक्सपेंस है वो तो आने ही आने हैं। अभी आप एयर फ्यूल एक्सपेंस देख लो, तो ये जो 2860 करोड़ से घट के खाली 127 करोड़ ही रह गया, क्योंकि फ्यूल कंज्यूम ही नहीं हुआ। तो सीधी बात है, ये खर्चे उनके कम हुए हैं अभी। लेकिन जो मिनिमम जो आने वाला है, सप्लीमेंट्री रेंटल्स और वो सब है, तो वो ये आप देखोगे तो ये 1680 करोड़ से वो 739 करोड़ पे, तो वो कटौती थोड़ी बहुत आई है। लेकिन जो उनके एम्प्लॉय की कॉस्ट है, अब वो देखो ऑलमोस्ट उतनी है। तो ये 1145 करोड़ से लेके उन्होंने कुछ आदमी को फायर वगैरह भी किया था, कुछ मेजर्स लिए थे, लेकिन आप वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ये कॉस्ट आनी ही आनी है। तो यही कारण रहा कि उनकी कॉस्ट जो है वो 9,924 करोड़ से घट के 3,986 करोड़ पे आ गई है। तो कटौती हुई है, ये ऑलमोस्ट आधे से भी कम, ज़्यादा कम हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनकम तो 8वें भाग की हो गई है, 1/8 हो गई है, और यहाँ पे खर्चे हुए हैं आधे। तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रॉफिट, जो लॉस हुआ है उनको, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इनकम हुई है कम और एक्सपेंस हुए है ऑलमोस्ट 4 गुना। तो उनका जो डिफरेंस रहा इनकम और एक्सपेंस के बीच का, वो रहा 2882 करोड़, 2842 करोड़ का उनको ग्रॉस लॉस हुआ है टैक्स से पहले। अभी टैक्स देना तो बाकी है, तो वो टैक्स देने के बाद कितना हो रहा है, 2844 करोड़ का उनको ये इस क्वार्टर का नेट लॉस हुआ है, 2844 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 870 करोड़ का था। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये बिजनेस, कोरोना की इम्पैक्ट नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक मेजर कंपोनेंट पे डिफर्ड टैक्स का था, 420 करोड़ का ये इम्पैक्ट आया था। तो उसके चलते जो है उनका ये लॉस में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन उनकी हालत वैसे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। पिछले साल भर की भी अगर बात करें, ये फिगर है साल भर के, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि 233 करोड़ का उनको पिछले साल भी, साल भर का अगर बात करें तो 233 करोड़ का लॉस ही हुआ था। तो ऑलरेडी एयरलाइन सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है, रिसेशन है, मंदी का माहौल है हर जगह पे। तो जो है उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। यही कारण रहा कि अल्टीमेटली जो अर्निंग पर शेयर आया है, वो इस क्वार्टर में 73.99 माइनस आया है, जो पिछले क्वार्टर में 22.63 था। और पिछले साल भर की अगर बात करें तो साल भर में ये -6.07 ही था। तो अभी जैसा तो फिगर जो है सारे नेगेटिव दिख रहे हैं, और अभी काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इस साल का अगर अर्निंग पर शेयर अगर उनको ज़ीरो भी लाना है, तब भी उनको ये 2844 करोड़ का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा इस साल में, ताकि ये जो नेगेटिव नेगेटिव वो सरप्लस और ये माइनस और वो एडजस्ट हो जाए, तब जाके वो जो उनका जो जो प्रॉफिट, ये जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो जीरो तक आ पाएगा। उसके लिए उनको 2844 करोड़ का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो अभी तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो इस साल का उनका साल भर का ईपीएस अभी तो लग रहा है कि वो नेगेटिव में ही रहेगा, सब कुछ जोड़ के। मतलब ऑलरेडी फ्लाइंग वगैरह अलाउड है अभी, लेकिन बावजूद इसको कवर करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है।
अभी उनके सेल्स की बात करें तो ये एयरलाइंस इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों ने भी इसकी सर्विस यूज़ की है तो आपको पता होगा कि ये बाकी सारी एयरलाइंस के मुकाबले इंडिगो का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इनकी फ़्लाइट टाइम पे नहीं छूटती है, टाइम पे आती है, और पंक्चुअलिटी के मामले में ये बहुत ही आगे हैं। उनके फेयर्स भी काफ़ी रिजनेबल होते हैं, फूड वगैरह जो सर्व करते हैं वो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर के मामले में ये ज़्यादा हो रहा है या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसके चलते उनको रिसेंटली थोड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, और रही सही कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी। अभी अब यहाँ पे इनकम देखिए 19,000 करोड़, 23,000 करोड़, 29,000 करोड़, 37,000 करोड़, तो ये देखिए जंप कर रही है, बड़े बड़े जंप ले रही है। तो उनकी इनकम तो अच्छी खासी बढ़ ही रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, 16,000, 20,000, ये 29,000, ये 35,000। तो यही रीज़न रहा कि उनके प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएशन आता रहा। यहाँ पे 1659 है, 1660 करोड़ के आसपास है, फिर ये 2200 करोड़ हुआ, फिर ये घट के सीधा 150 करोड़ पे आ गए, 157 करोड़ पे। ये देखिए काफ़ी इंपैक्ट आ रहा है। पिछले 2-3 साल इनके बहुत ही खराब गए। ये देखिए 2200 करोड़ से सीधा 150 करोड़ पे आ गए, और इसके अगले वाला साल तो और भी खराब रहा, 233 करोड़ पे आ गए। और इस साल जैसा हमने कहा कोई चांस नहीं है कि प्रॉफिट में आए, इस साल भी वो लॉस ही करने वाले हैं। तो ये इनकी दिक्कत जो है पूरी इंडस्ट्री की, एयरलाइंस की भी और इस कंपनी की भी आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम तो बनी ही ऐसा लग रहा है। ये है उनके प्राइस के चार्ट। तो ये अभी अभी ये पिछले 1-1.5 साल को अगर छोड़ भी देते हैं तब भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं रहा। ये 1,000 रुपये के प्राइस के आसपास में ये जो दिख रहा था, जो ओल्डेस्ट फिगर हमको मैक्सिमम पीरियड लगाया, तो ये हमको अभी दिख रहा है। तो 1,000 रुपये के आसपास हुआ था, और आज भी ये 912 के ऊपर ही है। तो ये करीब करीब 4-5 साल के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न ही अपने शेयर होल्डर्स को इसने दिया है। तो ये मेन प्रॉब्लम इंडस्ट्री का भी है। ये एयरलाइन इंडस्ट्री को वैसे भी काफ़ी अनसेफ और हाईली रिस्की माना जाता है, क्योंकि वो एयर फ्यूल जो के प्राइस जो है वो सडनली उनके बढ़ जाते हैं, तो उसके चलते, और उनके एक्सपेंसेस, मैन पावर का खर्चा, और बाकी इस इंडस्ट्री में इतना सारे इश्यूज चलते रहते हैं कि इसके चलते ज़्यादा अर्निंग इसमें रहती नहीं है। यही कारण है कि आप इंडस्ट्री पी देखिए, ये पूरी इंडस्ट्री को ही ये 7.5 का पी मिल रहा है। तो ये वन ऑफ द लोएस्ट पी वाली इंडस्ट्री है एयरलाइन इंडस्ट्री। और क्योंकि इनका तो वैसे भी घाटे में चल रहा है, तो उनका तो ना ईपीएस है, और क्योंकि ईपीएस नहीं इसलिए पीई में भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसा हमने बताया कि ये थोड़ा तकलीफ रहेगा, और ये हो सकता है कि उसके प्राइस में भी अभी फिर भी आप देखेंगे ना, इतना सारा प्रॉब्लम आ गया तो भी कोई बहुत बड़ा गिरावट इनके प्राइस में अभी तक तो नहीं आया है। उसका सिर्फ यही कारण है कि आज भी ये नंबर 1 एयरलाइन है, उसका बिजनेस अच्छा ही है, सर्विस अच्छा है, बिजनेस कहीं नहीं गया है। तो इसीलिए जो इंडस्ट्री है उसको मौके दे रहा है कि भले उसकी अर्निंग नहीं है, भले वो लॉस में जा रहा है, लेकिन उसके वैल्यूएशन में एक लिमिट से ज़्यादा कटौती नहीं आई है। लेकिन अभी आज के रिजल्ट के बाद क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम मार्केट भी वेट शायद करेगा नहीं। तो एक करेक्शन आप इसके प्राइस में आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हो। अच्छा, हम ये कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें आए हैं और एयरलाइन इंडस्ट्री में। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी रिस्की है। आपका व्यू जो है उससे अलग हो सकता है, लेकिन हम कुछ 2-3 एग्जांपल से बताएंगे कि ये बड़ा डाइसी सा इंडस्ट्री है, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए का प्रेसिडेंट, वो भाई साहब, ऐसे उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था। ये पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको पता ही है कि वो वर्ल्ड के बिलियनर्स में से एक है। उनका ट्रंप टावर्स और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो वो रियल एस्टेट में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, फिर पता नहीं उनको क्या सूझा, तो उन्होंने 89 के अंदर ये ट्रंप शटल करके एयरलाइंस निकाली थी, और 3 साल में उनको समझ में आ गया था कि ये धंधा करने लायक नहीं है। 92 में उन्होंने यूएस एयरवेज को ये बिजनेस बेच दिया था। जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस में काफ़ी दिक्कत है। तो ये दिक्कत सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया के बाहर भी सेम सिचुएशन। इंडिया की बात है, जाना माना केस है किंगफिशर एयरलाइंस का, आपको पता ही है। विजय माल्या जो अच्छा खासा लिकर किंग थे, आराम से दारू बेच के पैसे कमा रहे थे, कोई इशू नहीं था, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस था। लेकिन पता नहीं क्या सूझा फिर उनको, तो वो एयरलाइन के बिजनेस में आए। ठीक है, 2005 में वो आए और वो 2013 तक रहे। तो ये इनको ज़्यादा प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है। ये 8 साल फिर भी टिक पाए। वो इसलिए टिक पाए क्योंकि वो बिजनेस जो चल रहा था 8 साल में, वो बैंक के पैसों से ही चल रहा था, खुद के पैसे तो डालने नहीं थे। तो बैंक ने जो पैसे दिए थे उससे वो आराम से उनका बिजनेस चलता रहा, घाटे करते रहे वो। और लास्ट में तो ये दिक्कत आ गई थी कि पिछले 1-1.5 साल में तो एम्प्लॉय को सैलरी तक वो दे नहीं पाए थे। अभी तक बहुत से एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली। तो यही कारण है कि ये भी बिजनेस उनका फेल हो गया। एयर इंडिया की क्या हालत है आपको पता ही है, उसको खरीदने वाला कोई आज की डेट में नहीं है। जेट एयरवेज बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, खाली लिस्टिंग के हिसाब से चल रहा है, बिजनेस तो बंद ही है। तो ये पूरी सेक्टर में ये प्रॉब्लम चल ही रहा है, जैसा हमने बताया। अभी वॉरेन बफेट ने भी रिसेंटली कहा है, अभी आपको पता है 2020 के लेटेस्ट न्यूज है, वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट, वो खुद कह रहे हैं भाई कि ये देखिए क्या कह रहे हैं वो, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट बिजनेस। वो एयरलाइन बिजनेस के बारे में कह रहे थे। उन्होंने एयरलाइन बिजनेस में काफ़ी सारा बिजनेस जो है वो लिया हुआ था, सेज
वॉरेन बफेट और डिसीजन टू अनलोड स्टॉक्स इन यूनाइटेड अमेरिकन डेल्टा एंड साउथवेस्ट एयरलाइंस। तो वॉरेन बफेट का एक अच्छा खासा स्टेक था यूएसए की 4 एयरलाइंस के अंदर। तो उन्होंने एक कंपनी में नहीं, 4 अलग अलग कंपनी, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और साउथवेस्ट एयरलाइंस, ये 4 कंपनी में उसका स्टेक था। उसने लगभग, बफेट सेज ही डम्प्ड एंटायर स्टेक इन एयरलाइन सेक्टर। वो इतना तंग आ गया उससे वॉरेन बफेट कि उसने चारों कंपनी में अपना जितना हिस्सा था सारा का सारा बेच दिया। तो ऑफ कोर्स ये उनकी रीडिंग है, लेकिन वो कहा जाता है कि इस वर्ल्ड में वॉरेन बफेट से बड़ा इन्वेस्टर हुआ नहीं है। हालांकि उन्होंने भी कुछ गलतियां की है, डिसीजन सही गलत ले सकते हैं, लेकिन जनरली जैसा कहा था कि ये बिजनेस, मतलब ये सारे केसेस से हम यही दिखा रहे हैं कि ये सेगमेंट को लेके अभी सेंटिमेंट जो है वो हाईली नेगेटिव रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये इंडस्ट्री सच प्रॉब्लम में ही रही है। तो आगे आपको क्या करना है आप सोच समझ के फैसला लीजिएगा आज के रिजल्ट के बाद। हमने अपना व्यू दे दिया है, बाकी सब आपके ऊपर है, आपको जैसा ठीक लगे आप वो हिसाब से करिए। मित्रों यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।